आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि मैं बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को कवर करूं, बट बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी मिस्ट्री है जो वाइडली कवर्ड है। इसके ऊपर मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज आपको दुनिया भर में देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन मैंने वैसी ही एक और जगह ढूंढी साउथ चाइना के अंदर। अब वैसे तो ये चाइना देश एक बंद डब्बा है, इसके अंदर जो भी कुछ होता है वो कभी बाहर नहीं आता, लेकिन ये एक्सपीरियंस बाहर निकल कर आया। ये माउंटेन्स की एक रेंज है, तकरीबन 100-125 किलोमीटर का एक इलाका है जिसको हम चाइना का बरमूडा ट्रायंगल भी कह सकते हैं। ना जाने कितने सारे लोग जब वो इसके अंदर गए उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब और वियर्ड एक्सपीरियंस किया, लेकिन उनमें से पर्टिकुलरली एक स्टोरी आज जो मैं आपके सामने रखूंगा वो इतनी ज़्यादा अनबिलीवेबल है कि ना तो साइंस ना ही वो खुद पर्सन जिसने ये एक्सपीरियंस किया था वो भी एक्सप्लेन कर पाया। ये एब्सोल्युटली एक मिस्ट्री है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल भी है, सो आपको ये जरूर सुननी चाहिए। बट उससे पहले आप खुद अपना एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाल कर डिटेक्टिव बनकर एक मिस्ट्री सॉल्व करिएगा। अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से इस लाइक बटन को देखिएगा और जैसे आप इसके ऊपर टच करेंगे ना, ये अपना रंग बदल देगा। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस सी चीज़ है, आप इसको जरूर सॉल्व कर दें दबाकर। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। इसके अलावा आप अपने सवाल नीचे कमेंट्स में जरूर लिखते रहिएगा। आने वाली हर वीडियोस के अंदर जब तक आपके सारे सवाल ना कवर हो जाएं, मैं ये क्वेश्चंस उठाता रहूँगा। आज भी 5 सवाल इस वीडियो के एंड में उनके जवाब दूंगा आपको। सो लेट्स डाइव इन। इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें चाइना के साइकिंग पेनिनसुला में जाना पड़ेगा और इसी साइकिंग पेनिनसुला के अंदर मैक्लीहॉर्स्ट ट्रेल नाम की एक 100 किलोमीटर का ये इलाका है जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत। पूरी दुनिया के टूरिस्ट लोग स्पेशली इस ट्रेल को सिर्फ देखने के लिए, चढ़ेंगे तो बाद में, सिर्फ देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। और 18 जून 2016 के दिन 45 साल का जॉन चाम्पांग नाम का ये एक हाइकर, लोकल हाइकर यहीं का, ये इस ट्रेल के सामने अपने बैग्स, अपने सारे गियर्स लेकर खड़ा था। दूर से इस ट्रेल को देख रहा था क्योंकि अब इसको इसके ऊपर हाइकिंग करनी थी। असल में जोंग एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हाइकर, बेशक उसने इस मैक्लीहॉर्स्ट ट्रेल के ऊपर पहले कभी भी चढ़ाई ना करी हो, लेकिन वो ऐसी ही और भी बहुत सारी सिमिलर ट्रेल्स के ऊपर हाइकिंग करता आया था। उसको बहुत अच्छे से पता था कि क्या क्या सामान चाहिएगा, कितनी देर में वो इस पूरे रास्ते को कवर कर लेगा, कब वो वापिस आ जाएगा। बट अपनी चढ़ाई शुरू करने से पहले जोंग ने अपनी जेब में रखा हुआ अपना सेलफोन निकाला और इस पूरी ट्रेल की एक लैंडस्केप फोटो क्लिक करी और उस फोटो को उसी टाइम अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट किया। लिखा ऊपर कि ये बहुत सुंदर है और एक्चुअल में मैक्लीहॉर्स्ट ट्रेल सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन जितनी सुंदर उतनी ज्यादा खतरनाक। बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स, बहुत ही गहरी घाटियां यहाँ अंदर मौजूद हैं, बहुत ही रफ वेदर यहाँ का, कभी भी बड़े बड़े तूफान इस ट्रेल के अंदर आते रहते हैं। बट अभी उसने फोटो जस्ट क्लिक ही करी थी फेसबुक के ऊपर पोस्ट करने के बाद, फोन अपना जेब में रखकर वो इस ट्रेल के ऊपर चढ़ाई शुरू करने वाला था कि तभी उसको आसमान से बहुत ही तेज बादल गरजने की आवाज सुनाई दी और उसके कुछ ही सेकंड्स में बहुत सारे बादल इस मैक्लीहॉर्स्ट ट्रेल के ऊपर आ चुके थे। विश्वास ही नहीं हो रहा था जोंग को कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। अभी उसने 2 मिनट पहले फोटो क्लिक करी है, एकदम क्लियर मौसम यहाँ का, लेकिन एकदम से बहुत ही बड़ा तूफान यहाँ ऊपर मंडरा रहा है और कभी भी बहुत तेज बारिश हो सकती है। ऑब्वियसली जोंग घर से तूफान की तैयारी तो करके नहीं आया था। उसने पहले वेदर की फोरकास्ट देखी थी कि क्या यहाँ आज बारिश होने वाली है, क्या कोई तूफान है, लेकिन सब कुछ क्लियर था और इसी की सोचकर वो अपनी पैकिंग करके यहाँ पर पहुंचा था। लेकिन एकदम से अब सामने तूफान आया और ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने वेट करना जरूरी समझा कि क्या पता तूफान चला जाए या फिर उसको वापस अपने घर जाना पड़ेगा। वो ज़्यादा दूर नहीं था घर से, पास ही में उसका 30-32 किलोमीटर पर उसका घर था। सो वो फिर भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि तूफान यहाँ क्यों आ गया। बट कुछ ही मिनट वेट करने के बाद एकदम से जो तूफान ऊपर मंडरा रहा था वो सारा छट गया, सारे बादल छट गए और साफ आसमान अब वो देख पा रहा था नीचे से। लेकिन अगेन जोंग को इस बात के ऊपर भी बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना तेज तूफान अभी जो सामने दिख रहा था वो एकदम से गायब कैसे हो गया, क्या उसकी आंखों का धोखा है। फिर भी एक बार उसने वेट करना जरूरी समझा कि क्या पता ये सच में उसके साथ कुछ हेलुसिनेशन हो रहे हो, तो फिर भी वो वेट करेगा कि क्या पता सच में तूफान गया है या नहीं गया। सो कुछ देर और उसने वेट करी एंड फाइनली तूफान वापस नहीं आया और अब जोंग बहुत ज्यादा खुश था। इस ट्रेल के ऊपर हाइकिंग करने के साथ ही सबसे पहले घने जंगल आते हैं और जंगल भी ऐसे कोई फ्लैट नहीं बल्कि वो ऊबड़ खाबड़ थे, ऐसे वेवी शेप के अंदर बने हुए थे। सो जैसे ही जोंग एक बार उसके ऊपर चढ़कर किसी पीक पर जाता और जब वो वापस नीचे आता और वापस ऊपर जाता
तो ऊपर जाकर उसको साउथ चाइना सी का बहुत ही खूबसूरत वो नज़ारा सा दिखता, जो उसके अंदर एड्रेनलिन को और ज़्यादा पंप कर रहा था। इस ट्रेल को कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भर चुकी थी। इस जगह पर चलते चलते उसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, सो उसने अपनी जो ऊपर वाली टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहनी हुई थी वो शर्ट निकाल कर पीछे बांधी अपने बैग के साथ, एंड दोबारा वो आगे उसने हाइट कंटिन्यू करी। लेकिन अभी उसको चलते चलते सिर्फ 1 सवा घंटा ही बीता था कि एक बहुत ही ज़्यादा तीखी चढ़ाई उसके सामने थी जो उसको क्लियर करनी थी। सो अभी अभी वो काफ़ी सारी चढ़ाइयाँ भी क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन ये वाली चढ़ाई बहुत ज़्यादा तीखी थी। लेकिन फिर भी उसने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे करनी तो है ही। सो जोंग अपने गियर्स के साथ उस चढ़ाई के ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन उसने सडन नोटिस किया कि इस चढ़ाई के आसपास की हवा बहुत ज़्यादा गर्म है, इतनी ज़्यादा गर्म कि उसने पहले कभी ऐसी हवा फील नहीं करी थी। एंड जितना वो इस चढ़ाई के ऊपर चढ़ता जा रहा था, ऊपर जाने के साथ ही वो टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, आसपास की हवा इतनी ज़्यादा गर्म थी कि जिस हवा को वो सांस ले रहा था उसकी गर्मी उसके फेफड़े तक फील कर पा रहे थे। अंदर से उसको ऐसी घुटन सी होने लगी जैसे चेस्ट कंजेशन होती है, अंदर से उसको बहुत ही अजीब सा लगने लगा। एंड फाइनली वो चढ़ते चढ़ते जैसे तैसे धक्का लगाते हुए इस हिल के टॉप तक पहुंच चुका था, इस चढ़ाई के टॉप तक पहुंचा। एंड वहां तक जाते जाते वो इतना ज़्यादा थक चुका था, इतना ज़्यादा डिल्यूजनल हो चुका था कि नहीं, उससे और ज़्यादा आगे नहीं जा रहा। लास्ट चीज़ जो जोंग को याद थी वो बस इस चढ़ाई के ऊपर चढ़ते ही नीचे जा गिरा, ऊपर टॉप पर जा गिरा। एंड टॉप पर गिरने के साथ ही उसका मुंह नीचे जो मौजूद घास थी उस घास के ऊपर गया। उसके कान के अंदर काफ़ी सारे घास घुस चुकी थी एंड वो पूरे तरीके से पास्ड आउट हो चुका था। एंड कुछ टाइम बाद जब जोंग की आंखें खुली तो उसको बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, वो यहाँ पर लेटा हुआ क्यों है। क्योंकि जिस टाइम पर वो इस चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते इस पॉइंट पर पहुंचा था और नीचे गिर चुका था पूरे तरीके से पास्ड आउट, उस टाइम पर तो वो सुबह का टाइम था। उसने इस चढ़ाई को शुरू किया था तकरीबन 7:30 बजे के आसपास, एंड अब 8:30 बजे का टाइम हो चुका है, लेकिन वो रात का। उसने अपना फोन निकाल कर टाइम देखा कि रात के 8:30 हो चुके हैं, मतलब उसको यहाँ पड़े हुए तकरीबन 12 घंटों का टाइम बीत चुका है। क्या ये सच में 12 घंटे बीत गए हैं? क्या वो इतनी देर से सो रहा है, या फिर ये जो ऊपर आसमान में वो देख रहा है वो एक तूफान है जिसने इस पूरे एरिया को ऊपर से ढक लिया है और ये अंधेरा हो चुका है? अभी वो ये सारी चीजें समझ ही रहा था कि 12 घंटों से वो यहाँ पर बेहोश पड़ा है कि तभी उसके फोन के अंदर घंटी बजनी शुरू हुई, और ये फोन था उसकी पत्नी का। ऑब्वियसली इस फोन को देखकर वो बहुत ज्यादा चिंतित हो चुका था, क्योंकि 12 घंटों से उसकी पत्नी बीच में उसको काफी बार कॉल कर चुकी होगी उसका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। उसकी पत्नी को चिंता हो रही होगी। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात, अब तक तो इतनी देर में तो उसको ये ट्रेल कंप्लीट करके वापस अपने घर पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर 12 घंटों से बेहोश पड़ा है। उसने डरते डरते गहरी सांस लेकर वो फोन उठाया, अपनी पत्नी को कहा कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मेरी थोड़ी सी आंख लग गई थी, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर उसने फोन रखा एंड वापस अपनी टॉर्च निकालकर इधर उधर देखने लगा कि आखिर मैं हूं कहां पर और मुझे वापस किस साइड से जाना है। आसपास का टॉर्च से थोड़ा सा मुआयना लेकर उसने नोटिस किया कि रात काफी ज्यादा हो चुकी है, अब ट्रेल के ऊपर चढ़ने का कोई फायदा नहीं है। उसने खुद को संभाला, कहीं से भी कोई खरोच वगैरह उसको नहीं आई थी, कहीं से भी वो घायल नहीं था। सो उसने फैसला किया कि वो वापस अपने घर जाएगा, लेकिन एक अंदाजा ही था कि वो किस साइड से आया था। सो उसने टॉर्च से वो अंदाजा दोबारा लगाया कि उसको नीचे की तरफ उतरना है, मतलब कि अपनी गाड़ी के पास वापस जाने के लिए, ताकि वो घर वापस जा सके। चलते चलते वो बार बार खुद को बस यही समझा रहा था कि वो जल्दी ही अपनी गाड़ी पर पहुंच जाएगा, जल्दी वापस घर पहुंच जाएगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अब कुछ ही मिनट हुए थे उसको चलते हुए और उसको तभी कुछ बहुत ही अजीब सा फील होने लगा, और वो था आसपास का एनवायरनमेंट। उसको याद आया कि जिस टाइम पर वो चढ़ाई करते हुए इस ट्रेल के ऊपर आ रहा था, उस टाइम पर आसपास का जंगल बहुत ज्यादा चहचहा रहा था, अंदर से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी, छोटे छोटे जानवरों की, पक्षियों की। लेकिन अब ईयर इज साइलेंट, एक पत्ते की भी आवाज नहीं, सिर्फ वो चल रहा है, उसके फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है। कोई भी जानवर इस जंगल के अंदर आवाज नहीं कर रहा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसीलिए जहां वो अभी सिर्फ सामने टॉर्च मार रहा था, उसने चारों तरफ का एक बार दोबारा से मुआयना लिया कि वो आखिर है कहां पर। बट जिस जगह पर वो चल रहा था वो उसको बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं लग रही थी, क्योंकि जिस टाइम पर वो आया था, रिमेंबर, उस टाइम पर बहुत ज्यादा उजाला था, सुबह का टाइम था, और चलते चलते हमको रास्ते का एनवायरमेंट याद हो ही जाता है कि किस जगह से हम आए हैं, थोड़ा बहुत तो माइंड में रहता ही है फिर भी। बट इस टाइम पर, रात के टाइम, जब वो नीचे उतर रहा है तो उसको कुछ भी फेमिलियर सा नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है जैसे वो पड़ा जहां, जिस जगह पर था, वो जिस जगह पर 12 घंटे सोया रहा, वो बेहोशी की हालत में था, उस जगह से वो लिटरली ट्रांसपोर्ट हो चुका है एक अलग ही इलाके के अंदर, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर से एक भी आवाज नहीं आ रही, कोई भी जानवर की नहीं, कोई भी पक्षी की नहीं। इनफैक्ट उसको पता था कि जिस टाइम पर वो सुबह चढ़ रहा था उस टाइम पर साइड से एक नदी बह रही थी,
और उसकी धारा की आवाज उसके कानों तक क्लियरली आ रही थी। लेकिन अब उस नदी की भी आवाज नहीं है, तो वो नदी गई कहां पर? एंड अब इसने कुछ ही मिनटों पहले अपनी वाइफ से भी बात करी थी। उस टाइम पर भी सारा इलाका सब कुछ नॉर्मल सा ही लग रहा था, उसने उस टाइम पर नोटिस नहीं किया था। लेकिन उस टाइम पर सब कुछ ठीक था। उसने अपने फोन पर अपनी वाइफ से बात करी थी। अब उसने दोबारा से अपनी जेब के अंदर हाथ डालकर फोन निकालना चाहा तो उसकी जेब में फोन था ही नहीं। उसको लगा कि उसने अपने बैग के अंदर रख दिया होगा शायद फोन। उसने अपना बैग कंधे से उतारा, एक एक चैन खोलकर अंदर हाथ डालकर सारी जेबों के अंदर फोन चेक करने लगा। लेकिन ना सिर्फ उसके बैग से और उसकी जेबों से फोन गायब था, बल्कि उसके बैग से हर एक सामान गायब था। सिर्फ बैग, खाली बैग वो लेकर ऊपर से नीचे उतर रहा था। एकदम से जांग बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया कि उसका फ़ोन कहाँ गया, उसका सामान कहाँ गया। उसने चारों तरफ देखना शुरू किया, टॉर्च से लेकर वो इधर उधर देख रहा है। इनफैक्ट वो वापस ऊपर वाली साइड देख रहा है जहाँ से वो नीचे आया था। अभी उतरते उतरते कहीं उसका रास्ते में सामान तो नहीं गिर गया, क्योंकि उसको याद है कि नहीं, एक भी चीज़ उसकी गुम नहीं हुई थी। उसने ऊपर चेक किया था, उसने अपनी वाइफ से भी बात करी है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी चीज़ नहीं है, सिर्फ उसकी टॉर्च है हाथ में जिसको वो लेकर चल रहा है। जांग वापस भागकर उसी स्पॉट पर गया जहां से उसको लग रहा था कि उसने चलना शुरू किया है कुछ ही मिनटों पहले। जहां पर वो पड़ा हुआ था उसी स्पॉट पर जाकर टॉर्च लेकर इधर उधर ढूंढने लगा कि कहीं इसका सामान यहां तो नहीं गिर गया। लेकिन उसका सामान वहां पर मौजूद ही नहीं था। जांग ने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन रिस्पॉन्स में उसको कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। इनफैक्ट जांग की खुद की आवाज भी गूंज नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था वो पूरा चिल्लाने पर भी, इतनी जोर से चिल्लाने पर भी उसकी आवाज सिर्फ उसको ही सुनाई दे रही है, आसपास कोई भी नहीं सुन पा रहा। जिसके बाद जांग जस्ट उसी स्पॉट पर जहां से उसने चलना शुरू किया था, थक हार कर वहीं पर वापस लेट गया। उसने अपना मुंह नीचे की तरफ किया, उसी मिट्टी वाली जगह के ऊपर उसने अपना सिर रखा और जस्ट वापस उसकी आंख लग चुकी थी। जब उसकी दोबारा से आंख खुली तो अब बाहर काफी घना उजाला हो चुका था, काफी अच्छी रोशनी आ चुकी थी। एंड इनफैक्ट वो आसपास के पूरे जंगल को भी क्लियरली देख सकता था। एंड उसने नोटिस किया कि वो एग्जैक्टली उसी खड़ी चढ़ाई के ऊपर है जो कि उसने पिछले दिन चढ़नी शुरू करी थी। एंड चढ़ते चढ़ते वो उसके ऊपर ही बेहोश हो गया था। उसी खड़ी चढ़ाई के ऊपर है। आसपास को उसको सारा एनवायरनमेंट याद आ गया। तब उसके माइंड में है कि उसका फ़ोन और उसका सारा सामान कहाँ है। उसने अपने साइड में पड़ा हुआ बैग उठाया, एक एक चैन के अंदर उसने हाथ डालकर देखा, लेकिन नहीं, उसका फ़ोन अभी भी गायब था। उसके पास कोई भी खाने पीने का सामान नहीं। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया इस बात के लिए कि अगर उसके पास फ़ोन नहीं है तो वो हेल्प के लिए भी कॉल नहीं कर सकता। इस टाइम पर जांग के माइंड में सिर्फ यही चल रहा था कि मैंने पिछली रात अपनी पत्नी से बात करी थी एंड उसको कहा था कि मैं कुछ ही देर में घर पहुंच जाऊंगा। एंड ऑब्वियसली वो भी मेरी राह देख रही होगी। अगर मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा तो उसको भी टेंशन शुरू हुई होगी और उसने मेरे फ़ोन के ऊपर फ़ोन करने की कोशिश की होगी। मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ है, कोई उठा भी रहा है या नहीं मुझे नहीं पता। और अगर कोई नहीं उठा रहा तो वो अब तक पुलिस वालों के पास पहुंच गई होगी मेरी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। एंड ऑब्वियसली पुलिस वालों ने मेरा रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया होगा। ये लोग मुझे कहीं आसपास ही ढूंढ रहे होंगे। सो एट द एंड मुझे बस उन पुलिस वालों को ढूंढना है जो मुझे यहाँ रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। उसको ये आइडिया था कि सबसे पहले पुलिस वाले उसकी गाड़ी को तलाश करेंगे, वहीं से वो उसको ढूंढना शुरू करेंगे। तो क्यों ना मैं भी सबसे पहले अपनी गाड़ी के पास ही पहुंचने की कोशिश करूं। बीच में हो सकता है मुझे कहीं पुलिस वाले मिल जाएं। उसने अपना खाली बैग अपने कंधे के ऊपर टांगा एंड जस्ट नीचे की तरफ बहुत ही स्पीड से एंड बहुत उम्मीदों से भागने लगा। लेकिन 1-1.5 घंटे तक भी नीचे भागने के बाद वो अभी तक ऐसे किसी फेमिलियर इलाके में नहीं पहुंचा जहां उसको दूर दूर तक कोई सिविलाइजेशन दिख रही हो या फिर अपनी गाड़ी दिख रही हो या फिर पुलिस वाले दिख रहे हो। अभी भी ये पूरा का पूरा जंगल बहुत ज़्यादा गुप शांत, इसके अंदर से एक भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ थी तो सिर्फ इसके चलने की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जांग को भागते भागते काफ़ी देर हो चुकी थी एंड अभी भी उसको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। कहीं भी दूर दूर तक कोई भी सिविलाइजेशन नहीं दिख रही। तब उसने माइंड में सोचा कि ऐसे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे हैं तो मुझे एक जगह रुक जाना चाहिए। तो क्यों ना मैं एक पॉइंट पर रुक कर उनकी वेट करूं, वही मुझे आकर यहाँ ढूंढ लेंगे। या फिर कोई हाइकर जो इस रास्ते से गुजरेगा वो मुझे ढूंढ लेगा। सो मुझे यहीं पर वेट करनी चाहिए। वो एक जगह खड़ा होकर ऊपर से पहाड़ का व्यू लेने लगा एंड तभी उसको सामने एक बड़ा सारा तालाब दिखाई दिया। एंड अमेजिंगली जब वो कल यहाँ पर आ रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, तब उसको रास्ते में तालाब नहीं दिखा था। उसको अच्छे से याद है यहाँ एक बहुत बड़ी नदी तो थी लेकिन तालाब नहीं था। एंड कमाल की बात यहाँ ये थी कि ये तालाब बहुत ज़्यादा शांत एंड काफ़ी दूर था उससे, थोड़ा इतना भी नहीं बट था वो दूर उससे। सो उसने उस तालाब के पास जाना शुरू किया कि हो ना हो यहाँ पर उसको मदद जरूर मिल जाएगी। एंड कमाल की बात यहाँ ये थी कि जब वो थोड़ा सा पास पहुंचा इस तालाब के, तब उसको तालाब के दूसरी साइड पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। एंड इस टाइम पर जांग को
अंदर से इतनी ज्यादा खुशी हुई कि सामने उसको कोई तो दिख रहा है जो उसकी मदद कर सकता है। उसने उसको सामने खड़े हुए व्यक्ति को आवाज लगाना शुरू किया कि हे हे हे, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तुम? इस टाइम पर जांग के मन में दो सवाल थे कि या तो हो सकता है वो आदमी उसकी आवाज सुन लेगा और पलटकर उसकी तरफ देखेगा कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है, एंड दूसरा हो सकता है वो उसकी आवाज ना सुने और वो वहीं पर खड़ा रहे। अगर वो वहां पर खड़ा रहा तो मैं पूरा तालाब क्रॉस करके घूम के उसके पास तक जाऊंगा और मदद मांगूंगा। धीरे धीरे भागकर ये उस तालाब के पास पहुंचा। अब क्लियरली सामने उसको वो आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, बट उसकी एटलीस्ट शेडो तो दिख ही रही थी, दूर से बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा था लेकिन फिर भी था कोई। तो उसने सामने से आवाज लगानी शुरू करी लेकिन उस आदमी का सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। घूमकर भागना शुरू किया इस जांग ने ताकि वो उसके पास जा सके, अपनी मदद ले सके। लेकिन जैसे ये आधे रास्ते पर पहुंचा, अभी भी ये चिल्लाता हुआ जा रहा था उस आदमी की तरफ, एंड जैसे ही इस आदमी ने उसकी आवाज सुनी, उस आदमी ने बिना जांग की तरफ देखे वहां से सीधा जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। इस टाइम पर जांग बहुत ज्यादा कंफ्यूज कि यार तू भाग क्यों रहा है, मैं तेरे लिए कोई खतरा नहीं हूं, इनफैक्ट मैं तो खुद तुझसे मदद मांगने के लिए आ रहा हूं, रुक जा, शांति रख, खड़ा रहे वहीं पर, मैं आ रहा हूं तेरे पास। लेकिन नहीं, वो आदमी कंटिन्यू भागते हुए जा रहा था। इनफैक्ट जांग भी उसके पीछे 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 भागते हुए जंगल की तरफ जा रहा है। अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी आ चुकी थी क्योंकि उसको एकमात्र उम्मीद यही आदमी लग रहा था कि ये उसकी मदद कर सकता है। अब ये दोनों लोग इस जंगल के अंदर भागते फिर रहे हैं, वो आगे आगे, आदमी पीछे पीछे, जंग उसके पीछा कर रहा है, एंड इवेंचुअली बहुत पास आ चुका था जंग उसके भागते भागते, एंड एक पॉइंट पर आकर वो आदमी सामने से रुका एंड पीछे भागता हुआ आ रहा ये जांग, जो कि इसका मोमेंटम था, इसने भी अपना मोमेंटम वहीं रोक कर सामने गिरने से बचकर एंड अपने आप को संभाला एंड बैलेंस किया और पीछे से उस आदमी को बोलने लगा कि यार रुक जा, अब तो मैं इतना थक चुका हूं, तेरे पीछे पीछे भाग रहा हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए है। बट उस आदमी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, अभी भी उस आदमी की बैक ही जांग देख पा रहा था। एंड तभी उस आदमी ने घूमकर जांग को देखना चाहा, लेकिन लिटरली जांग इस टाइम पर उसका मुंह फटा का फटा रह गया जब उस आदमी ने खुद को टर्न किया। क्योंकि उसके पैर एज इट इज स्टिल थे, सिर्फ ऊपर वाली बॉडी उसकी टर्न हुई थी, उसके पैर अभी भी उसी भागने वाली दिशा में, ऊपर वाली पूरी बॉडी टर्न हुई एंड उसके फेस पर फेस था ही नहीं, सिर्फ यहाँ दो छोटी छोटी रोशनी सी थी। जैसे ये चीज़ देखी इस जांग ने, जांग का मुंह फटा का फटा रह गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। जांग की सांसें लिटरली इस टाइम पर रुक चुकी थी, वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो चिल्ला सके या फिर कोई रिएक्शन कर सके। सामने से वो चीज़ कोई आदमी नहीं था, वो एक शैडोई फिगर थी जिसका कोई चेहरा भी नहीं था। एंड इवेंचुअली उस फिगर ने एक एक एग्रेसिव स्टेप उसकी तरफ लेना शुरू किया एंड एक बार और एक और स्टेप, ऐसे ऐसे स्टेप ले लेकर वो चीज़, वो फिगर जॉन्ग की तरफ आ रही थी। एंड जॉन्ग बिल्कुल स्टेडी खड़ा वहाँ पर, बिल्कुल स्टैचू बनकर, वो अपनी सांसें भी ठीक ढंग से नहीं ले रहा एंड अपनी आंखें फाड़ कर उसको देख रहा है। एंड कुछ ही सेकंड्स में वो फिगर बहुत ज़्यादा पास आ चुकी थी जांग के। जांग ने फाइनली खुद को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार, कभी तो मौत को एक्सेप्ट करो, ये उसका एंड है। एंड उसने बस अपनी छाती को बहुत ज़्यादा टाइट किया, अपनी आंखें बंद करी और बस ऐसे हो गया कि ना, अब ये फिगर उसकी जान ले लेगी किसी भी मोमेंट पर। एंड कुछ सेकंड्स बाद जब जांग ने अपनी आंखें खोली तब वो सामने चीज़ थी नहीं, वो फिगर वहां से जा चुकी थी। 5 मिनटों तक जांग इधर उधर देखता रहा कि आखिर वो चीज़ गई तो गई कहाँ, कहीं उसको दूर से वो देख तो नहीं रही, उसके ऊपर नज़र बनाकर तो नहीं रखी। उसने पीछे भी घूमकर देखा कि कहीं वो उसके पीछे आकर तो हमला नहीं कर रही, लेकिन वो चीज़ वहाँ से एक्चुअल में जा चुकी थी। लेकिन इस टाइम पर जांग बहुत ज़्यादा डर चुका था। क्योंकि एक तो वो पहले ही एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ उसको समझ नहीं आ रहा कि वो जाए तो जाए कहाँ, एंड दूसरा अब ये शैडोई फिगर जो उसको टेरिफाई कर रही थी, इतना ज़्यादा डरा चुकी थी कि उसके अंदर की लिटरली सारी उम्मीदें अब खत्म होने वाली थी। खैर जॉन ने खुद को समझाया कि उसको किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा, बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। उसने सोचा कि पहले तो वही जंगल से बाहर निकलता है जिसके पीछे पीछे वो भागकर इस जंगल में आया था, उसको इस जंगल से बाहर निकलना है, उसी तालाब के पास जाकर देखेगा कि वो और क्या कर सकता है। जॉन्ग फाइनली भागते भागते उस जंगल से बाहर होते हुए उस तालाब को ढूंढने लगा, लेकिन जिस पॉइंट पर उसने वो तालाब देखा था वो तालाब वहाँ मौजूद ही नहीं था। ये चीज़ जॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा डरा देने वाली थी कि यार अभी तो मैं यहाँ भाग कर आया था, यहाँ तालाब था और इसके बराबर में घना जंगल था, लेकिन यहाँ तालाब है ही नहीं, ये एंडलेस एक जंगल ही है सारा, बस और कुछ भी नहीं। एंड दूसरा, जब उसने उस शैडोई फिगर को देखा था और उसके पीछे भगता हुआ इस जंगल के अंदर आ रहा था, उस टाइम पर घना उजाला था। एंड जिस टाइम पर वो भागकर इस जंगल से बाहर निकला है, अब इतना घना अंधेरा हो चुका है जैसे आधी रात हो गई हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अभी तो उसके लिए बस दिन शुरू ही हुआ था। वो ऐसे कौन से ग्रह पर मौजूद है जहां दिन इतने छोटे हो रहे हैं? जॉन्ग को अब अंदर से फील होने लगा कि वो जिस टाइम पर भी भागना शुरू करता है वो एक अलग ही नई जगह पर पहुंच जाता है, एक नए टाइम डायमेंशन के अंदर जहां टाइम कुछ और होता है और वो बस
पास एक ट्रांजिशन स्टेट में होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह वो कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जा रहा है, जहां टाइम भी बदल जाता है और आसपास का पूरा एनवायरनमेंट भी। ये सब सोचते अगेन जोंग, उसके दिमाग में इतने भयंकर चक्कर आने लगे, उसको सब कुछ अपने आसपास का घूमता हुआ दिखाई दे रहा था एंड उसको बस रिमेंबर यही है कि वो दोबारा से जमीन पर जा गिरा। कुछ घंटों बाद जब जोंग की आंखें खुली तो अगेन बाहर बहुत घना उजाला हो चुका था, सूरज उसके सिर के ऊपर चमक रहा था एंड उसने आंखें खोलकर जब खुद को संभाला तो उसके आधे से ज्यादा पैर तालाब के अंदर डूबे हुए थे, मतलब वो लेटा हुआ था एंड वो आधा तालाब के अंदर था। वो पिछली रात इस तालाब को ही ढूंढते ढूंढते यहाँ आया था, लेकिन वो तालाब वहां था ही नहीं, लेकिन अब ये तालाब के अंदर कैसे पहुंचा। एंड दूसरा, ये सब देखते ही उसने दिमाग में बस सोचने लगा कि क्या उसके दिमाग को कोई ऐसी चोट लगी है जिस वजह से वो ऐसे हेलुसिनेशंस फील कर रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं बार बार एंड कुछ भी क्लियरली उसको समझ नहीं आ रहा। उसने खुद को किसी तरीके से शांत किया एंड अगेन अपने माइंड को ही समझाया कि उसको यहाँ से निकलना है। उसने अंदाजा लगाया कि उस साइड जाऊंगा तो शायद हो सकता है मैं नीचे उतर जाऊंगा इस पूरे पहाड़ से एंड मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाऊंगा। उसने वही अपना खाली बैग अपने कंधे के ऊपर टांगा एंड अगेन उसको पहले चेक किया था उसके अंदर कुछ सामान है या नहीं, लेकिन अभी भी कोई सामान नहीं। वो अगेन भागता रहा एक ट्रेल के ऊपर एंड कुछ घंटों तक भागने के बाद भी उसको फील हुआ कि नहीं, वो अभी भी गलत रास्ते के ऊपर है। कोई भी आसपास की चीज़ उसको फैमिलियर नहीं लग रही, ये फॉरेस्ट बिल्कुल नया सा है उसके लिए एंड जिस ट्रेल के ऊपर वो भगा हुआ जा रहा है, ये ट्रेल भी वो पहली बार क्रॉस कर रहा है। पता नहीं वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर के लिए उसने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया एंड तभी सडनली उसके सामने घने जंगल के बीच में एक ऐसी चीज आई जिसको देखकर वो बिल्कुल रुक चुका था एंड उसके दिमाग में वो सारी चीजें आई जो यहाँ आने से पहले उसके बारे में वो स्टडी कर रहा था। असल में उसने आने से पहले इंटरनेट के ऊपर इस मैकलीहॉर्स्ट ट्रेल के बारे में अच्छे से सर्च किया था कि यहाँ क्या क्या कुछ उसे देखने को मिलेगा, लेकिन उन सब चीजों को छोड़कर जो यहाँ एक्चुअल में होनी चाहिए थी उनको छोड़कर यहाँ उसको सब कुछ देखने को मिल रहा है। और उन चीजों में एक सिमेट्री तो बिल्कुल भी नहीं थी। जी हाँ, एक कब्रिस्तान जो कि अभी उसकी आंखों के सामने इस घने जंगल के बीच में बना हुआ था। इस कब्रिस्तान को देखकर पहले तो उसको बहुत ज्यादा डर लगा कि आखिर ये यहाँ आ कैसे गया एंड दूसरा वो मन ही मन में स्माइल करने लगा कि नहीं 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 यार, ये उसके दिमाग जो है ना वो धोखे खा रहा है, ये सिमेट्री यहाँ पर है ही नहीं। अभी देखना जब मैं इसके पास जाऊंगा ना तो ये सिमेट्री यहाँ से गायब हो जाएगी। तब वो धीरे धीरे चलता हुआ उस जंगल के अंदर उस सिमेट्री के पास गया एंड इवेंचुअली उसने एक टोम स्टोन जो होता है ना, वो ग्रेव स्टोन जिसको हम कहते हैं, उस ग्रेव स्टोन को टच करने की कोशिश करी। जो कब्र के ऊपर पत्थर लगा होता है ना, उस पत्थर को टच करने की कोशिश करी। उसको लग रहा था कि ये पत्थर यहाँ से गायब हो जाएगा, उसकी आंखों के सामने से चला जाएगा, लेकिन नहीं। जैसे उसने हाथ रखा वो एक्चुअल में पत्थर को फील कर पा रहा था। उसने आसपास और भी कब्रों को चेक किया, उन सभी के पत्थरों को हाथ लगा लगा कर देखा, नीचे कब्र के ऊपर पड़े हुए घास फूस को हटा हटा कर देखा, वहाँ एक्चुअल में कब्रें थी। एंड तब उसने इन सभी कब्रों के ऊपर लिखे हुए डेट और नाम को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वहाँ मरने वालों के नाम और वो कब मरे थे उन सब की डेट्स लिखी हुई थी एंड वो डेट सभी की सभी 200 साल पहले की थी। ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ जोंग एंड पीछे खड़ा हो चुका था। काफ़ी दूर वो उससे गया एंड पीछे खड़ा होकर देखने लगा। दोबारा से उसने गहनता से उस सारी सिमेट्री को देखना शुरू कर दिया एंड तब उसे दिखा कि इस बड़ी सारी सिमेट्री के एक कोने में एक कब्र मौजूद है और उस कब्र के चारों तरफ कुछ लोग खड़े हैं झुंड बनाकर। जोंग को बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ कि यार कम से कम यहाँ तो उसको अब लोग मिले, ये उसकी मदद करेंगे, उसको इनके पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। एंड दूर से ही जोंग भागता हुआ उन लोगों की तरफ जाने लगा, जोर 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 से चिल्लाने लगा। जोंग को पता था कि ये लोग यहाँ पर अपने रिश्तेदार की कब्र पर आए होंगे, उसको याद करने के लिए। हो सकता है आज उसकी पुण्यतिथि हो, आज ही के दिन वो कभी मरा हो, इसलिए यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। दूर से भागते हुए वो जोर जोर से चिल्लाते हुए जा रहा था, बट उसकी एक आवाज़ सुनकर सामने मौजूद उस झुंड में से एक व्यक्ति ने घूमकर पीछे की तरफ देखा, जोंग की तरफ। एंड जोंग ने जैसे उस आदमी को देखा, जोंग वापस खड़ा हो चुका था एंड अगेन उसका फेस इतना डरावना बन चुका था कि अभी वो मर जाएगा, ऐसा उसको लग रहा था। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ ने उसको पीछे घूमकर देखा था वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक शैडोई फिगर थी। उसके भी फेस पर सिर्फ 2 आंखें और उन आंखों की जगह भी सिर्फ 2 रोशनी और कुछ भी नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल ब्लैक और कुछ भी नहीं। उस चीज़ ने पीछे घूमकर जोंग को देखा था। जैसे ही जोंग ने उससे आंखों से आंखें मिलाई, जोंग एक स्पॉट पर आकर रुक चुका था कि नहीं, वो इससे आगे और नहीं जाएगा, क्योंकि उसको अपना पिछला एनकाउंटर याद है, जो वो उस तालाब के पास उसको वो डार्क शैडोई फिगर मिली थी, उसने भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, अभी उसके और ज़्यादा पास नहीं जाना चाहता, इसलिए जोंग वहीं पर रुका। उसने अपने धीरे धीरे स्टेप्स को पीछे लेना शुरू किया एंड उनकी आंखों से ओझल होकर वहाँ से भाग चुका था। थोड़ी देर बाद और अंधेरा हुआ एंड अंधेरा होते ही दोबारा से
आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से ये जोंग उसी तालाब के पास पहुंच चुका था एंड वहां पर वो ऐसे अपनी आलती पालती मारकर बैठा एंड थोड़ी देर बाद वो नीचे गिर चुका था। उसको वापस नींद आ चुकी थी, लेकिन अब की बार जैसे ही नींद आई उसको दिमाग में नींद के अंदर ही कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई आसपास खड़े होकर लोग उसके विस्पर्स कर रहे हो, आपस में गॉसिप्स कर रहे हो। जॉन्ग को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील हो रहा था, क्योंकि उसको आसपास से आवाज़ें आ रही थी जैसे पानी बह रहा हो या फिर बहुत सारे लोग आपस में बातें कर रहे हो, आसपास से पक्षियों की, जानवरों की आवाज़ें आ रही हो, जंगल की आवाज़ें, जो नेचुरल आवाज़ें होती हैं वो उसको सुनाई दे रही थी। इस आवाज़ को सुनने के लिए वो पिछले काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, लेकिन हो सकता था वो जैसे ही आंखें खोले ये सपना उसका टूट जाए, इसलिए उसने आंखें खोली ही नहीं। वो बस इस आवाज़ को सुनकर फील करता रहा कि हाँ उसको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वो नहीं खोलना चाहता अपनी आंखें, लेकिन कब तक जॉन्ग खुद को इस सपने के अंदर रखेगा। उसने इवेंचुअली अपनी आंखें खोली एंड अगेन उसने देखा कि बाहर पूरा उजाला हो चुका है, सन उसके लगभग ऊपर आने वाला है, सुबह से भी थोड़ा सा ज़्यादा का टाइम हो चुका है। उसने खुद को वापस खड़ा किया, अपना खाली बैग वापस अपने कंधे के ऊपर टांगा एंड उसने उस आवाज़ को फॉलो किया जो कि उसके पास से आ रही थी, पानी के बहने की आवाज़। वो तुरंत भागकर उस पानी की धारा के पास गया जहां से वो आवाज़ आ रही थी एंड उसने डिसाइड किया कि नहीं, वो इस पानी की धारा को अब नहीं छोड़ेगा, वो इसके साथ साथ नीचे तक भागेगा, जहां ये पानी जाएगा वो भी इसके साथ जाएगा। सो वो उसके साथ भागते भागते आगे की तरफ गया एंड इवेंचुअली वो धारा पानी वाली एक जंगल की तरफ जा रही थी एंड वो भी उसके साथ एक जंगल के अंदर मुड़ गया एंड सामने उसको जंगल के अंदर मुड़ते ही 3 डार्क शैडोई फिगर ऊपर खड़ी हुई दिखाई दी एंड जो दूर से ही जोंग ने देख ली एंड जोंग वहीं पर रुक गया। उसको डर लग रहा था अपने पिछले एक्सपीरियंस से जो उसके साथ हुआ था, इसलिए वो अब दोबारा से इन डार्क शैडोई फिगर को देखना नहीं चाह रहा था। इनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे पता था कि अगर इन्होंने देख लिया तो ये उसके पीछे पड़ जाएंगे, ये उनके ज़्यादा पास नहीं जा सकता। बट अब की बार तो जोंग ने कुछ आवाज भी नहीं लगाई, लेकिन फिर भी जो ऊपर 3 फिगर्स खड़ी थी उनमें से एक ने घूमकर पीछे की तरफ देखा, जोंग की तरफ देखा एंड जैसे ही देखा जोंग समझ चुका था कि नहीं, ये सब कुछ सच है। क्योंकि जो सामने खड़े थे 3 डार्क शैडो फिगर, वो कोई फिगर नहीं थी बल्कि 3 रियल इंसान थे एंड उनमें से एक ने घूमकर पीछे जोंग की तरफ देखा था एंड जोंग बहुत ज्यादा कंफर्ट महसूस कर पा रहा था। उस घूमे हुए व्यक्ति ने पीछे घूमकर जोंग को कहा कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, क्योंकि जोंग अब उन तक काफी पास आ चुका था। एंड ये आवाज सुनते ही जोंग अपने घुटनों पर बैठ गया एंड बहुत जोर जोर से रोने लगा। असल में जब जोंग पहली रात उस घर नहीं पहुंचा अपनी पत्नी के पास, जब उसकी पत्नी ने फोन भी किया था लेकिन वो तब भी घर नहीं आया, उसके बाद भी काफी देर तक उसकी पत्नी ने वेट किया जोंग वापस घर आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। तो उसकी पत्नी पास ही के पुलिस स्टेशन में गई, पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई एंड इवेंचुअली पुलिस वालों ने तुरंत एक बहुत बड़ा रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। काफी सारी टीम्स एक साथ इस मैकली हॉर्स ट्रेल पर जोंग को ढूंढ रही थी एंड काफी दिनों तक वो ढूंढती रही। जोंग ने भी कहा कि मैं भी पुलिस वालों को ढूंढ रहा था इसी इलाके में एंड सर्च पार्टीज ने भी कहा कि हमने भी जोंग को इसी इलाके में काफी बार देखा, लेकिन हमें वो वहां दिखाई नहीं। एंड कमाल की बात यहाँ ये थी कि ये जो 3 लोग जिन्होंने जोंग को देखा था ये भी कोई पुलिस वाले नहीं थे, ये जस्ट एक रैंडम हाइकर थे जो यहाँ से क्रॉस करते हुए इस नदी पर रुके थे कुछ खाने पीने के लिए एंड इन्होंने पीछे से भागते हुए इस जोंग को देखा एंड इसको रेस्क्यू किया। क्या आप इस बात के ऊपर बिलीव करेंगे कि जिस पॉइंट पर ये तीनों लोग खड़े थे जहां पर इन्होंने जोंग को देखा था, उस पॉइंट से जोंग की गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर दूर थी, सिर्फ 600 मीटर दूर। लेकिन जोंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहां जा रहा है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं था। एंड पुलिस वालों ने भी कहा कि जिस पॉइंट पर ये जोंग बता रहा है कि मैं यहां से भागता हुआ आ रहा हूं, इस पॉइंट पर हम इतने दिनों से इस जोंग को ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं। सो बेसिकली जोंग के अकॉर्डिंग वो इसी पॉइंट पर था, पुलिस वालों के अकॉर्डिंग भी वो इसी पॉइंट पर थे, लेकिन इतने दिनों में इतने सारे पुलिस वालों में से एक ने भी जोंग को नहीं देखा। एंड जोंग ने कहा कि मैं तो इतनी जोर जोर से आवाजें भी लगा रहा था लेकिन जोंग ने भी एक भी पुलिस वाले को नहीं देखा। खैर पुलिस वालों ने जोंग को एक नियर बाय हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया, उसका मेडिकल किया गया। मेडिकल में वो एकदम फिट था, बस उसके शरीर में पानी की भयंकर कमी हो चुकी थी, उसने काफ़ी दिनों से पानी नहीं पिया था एंड उसी वजह से उसको हो सकता है कुछ फील हो रहा हो। लेकिन जोंग ने कहा कि मेरे पास पानी था ही नहीं एंड मैंने उस तालाब से जहां मैं रुका था उस तालाब से पानी पिया था, तो फिर मेरे शरीर में पानी की कमी हुई तो हुई कैसे। वैसे मेरे पास पानी नहीं था लेकिन जब भी मैं उस तालाब के पास गया था तब मैंने वहां से पानी पिया था। खैर डॉक्टर्स ने जोंग को जो भी कुछ बताया, जोंग ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया एंड इवेंचुअली जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकला तब वो सीधा अपने घर गया, अपना लैपटॉप खोला और उसने इस मैकली हॉर्स ट्रेल के बारे में और सर्च करना शुरू कर दिया एंड उसे पता चला कि वो अकेला नहीं था इस ट्रेल के ऊपर इस तरीके का बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस करने वाला।
पहले भी बहुत सारे लोग इस मैकली हाउस ट्रेल के ऊपर आकर ऐसे ही फंस चुके हैं एंड बहुत सारे तो आज तक वापस भी नहीं आए। मैं कहूँ काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही कम होते हैं जो मैकली हाउस ट्रेल के ऊपर इस तरीके से जहाँ टाइम डेल्यूजन के अंदर फंसते हैं वो एंड वापस आ पाते हैं। जॉन्ग खुद बहुत ज़्यादा लकी था कि वो वापस आ गया एंड उसने सर्च किया। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इसी मैकली हाउस ट्रेल से मिसिंग हैं। असल में मैकली हाउस ट्रेल इस साइकोंग पेनिनसुला के ऊपर मौजूद है एंड ये साइकोंग पेनिनसुला को इस मैकली हाउस ट्रेल के ऊपर रहने वाले लोग, आसपास के लोकल लोग, इसको एक साइकोंग बैरियर कहते हैं एंड ये खुद लोग भी जो यहाँ रहते हैं पर्सनली, ये खुद भी मानते हैं कि ये जगह एक अलग पोर्टल में जाने का रास्ता है। इसके अंदर जो भी जाता है वो कभी बाहर नहीं आ पाता एंड जब वो आता है तो वो पूरे तरीके से बदला हुआ होता है। जोंग तो फिर भी चलो कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हाइकर नहीं था, ठीक ठाक था वो, उसको आती थी हाइकिंग करनी, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स भी हैं। ये दिखने में मैकली हाउस ट्रेल कुछ भी खास मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी ट्रेल है, लेकिन फिर भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हाइकर पूरी दुनिया भर से इस ट्रेल के ऊपर आकर गायब हुए हैं एंड इसी वजह से बहुत सारे हाइकर्स की कम्युनिटी ने इस ट्रेल का मैप बनाया एंड इसको बरमूडा ट्रायंगल ऑफ साउथ चाइना सी का नाम दिया। जिसके बाद खुद जोंग ने अपनी स्टोरीज अलग अलग इंटरव्यूज के अंदर बताई एंड जिसने भी ये स्टोरी सुनी सभी ने यही कहा कि जब पहली बार उस चढ़ाई के ऊपर चढ़ते हुए जोंग गिरा था उस स्टीप क्लिफ के ऊपर, उसी टाइम पर वो उस साइकोंग बैरियर से होते हुए दूसरे पोर्टल में पहुंच गया था एंड वो बहुत ज़्यादा लकी है कि उसको वापस निकलने का रास्ता भी मिल गया एंड वो दोबारा से अर्थ के ऊपर आ गया। जांग अपने हर इंटरव्यू के एंड में ये कहता है कि वो उस डायमेंशन से वापस ही सिर्फ इसलिए आ पाया क्योंकि उसने पूरे तरीके से अपने आप की डेथ को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि जहां पर वो मौजूद था वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। वहां जगह इतनी स्पीड में चेंज हो रही है, वहां का आसपास का एनवायरनमेंट इतनी स्पीड से चेंज हो रहा है, हम उसको अडेप्ट कर ही नहीं सकते। एंड उस टाइम पर मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मेरी जान ही थी एंड मैंने उसको भी पूरा दांव पर रखकर ये माइंड में सोच लिया था कि ठीक है मैं यहीं मर जाऊंगा ऐसे के ऐसे। एंड जब वो लास्ट टाइम उस ग्राउंड के ऊपर सोया तब वो माइंड में यही लेकर सोया था कि अब वो उठना नहीं चाहता, अब उसको अपनी मौत ही चाहिए। लेकिन आपको पता है ना, जब जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तब उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है। एंड इवेंचुअली जब जोंग के पास खोने के लिए कुछ नहीं था तब उसको मिलने के लिए था एंड उसको मिला वापस वो रास्ता जिसके थ्रू वो अपने इस नॉर्मल जहां हम रहते हैं इस अर्थ के ऊपर वो वापस यहां आ पाया। इतने दिनों तक वो किसी और ही डायमेंशन में था, आज तक इसका किसी के पास कोई रिप्लाई नहीं है एंड ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं मैकली हाउस ट्रेल के, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करके देखेगा, बहुत सारे लोग आपको इसके बारे में बोलते हुए दिखेंगे। एंड अब आज का Q&A। आज का हमारा पहला सवाल निकुंज पटेल का। हेलो विकी, निकुंज, पूर्वा एंड आदित्य हेयर, ये 3 लोग हैं। सो हेलो, वी आर फॉलोइंग योर वीडियोज ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कैनेडा, really appreciate your content and big fan of your work. We have a lot of interesting supernatural phenomena related to native indigenous culture here in North America, such as Wendigo, Skinwalker, the underwater panther, etc. Can you please cover any interesting topic related to these? Please pick my question. Hello to all. मैंने आपको पता होगा कि मैंने स्किन वॉकर तो कवर किया है एंड वेंडिगो की स्क्रिप्ट मेरी लगभग रेडी है, कभी भी मैं किसी भी टाइम पर वो वीडियो भी डाल सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं वहाँ से भी। एंड टोरंटो कनाडा में मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं एंड मेरा अच्छा वहाँ पे खास सर्कल है। मैं खुद वहाँ पर नहीं गया कभी, लेकिन हाँ मेरे यहाँ के जो लोकल यहाँ से वहाँ काफ़ी गए हुए हैं, सो वो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं, काफ़ी बार मुझे बोलते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सो मैंने पहले भी काफ़ी स्किन वॉकर की स्टोरीज तो कवर की हैं, लेकिन अब वेंडिगो की जल्दी आएगी एंड ये जो आपने बताया है अंडर वाटर पैंथर वाला, इसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा, मैंने पहली बार सुना है। हमारा दूसरा सवाल गोजो सोतरू का। प्लीज़ स्पीक माई क्वेश्चन विकी भाई, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं तो डाउनलोड करके रखता हूँ, बाद में देख सकूँ जब रिचार्ज ख़त्म हो जाए। मेरा सवाल यह है कि इतने डार्क मिस्ट्रीज़ केसेस को आप डीपली स्टडी करने के बाद क्या आपका आम लोगों को देखने का नज़रिया बदल रहा है? जैसे नॉर्मल पब्लिक सेटिंग में लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनके वर्ड्स या हिडन मोटिव्स को क्या आप एनालाइज करने लगते हैं? एंड क्या कभी एग्जॉस्टिंग फील होता है? लव फ्रॉम ओडिशा। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब ना एक अलग ही नज़रिया है।
मैं कहीं बैठा भी होता हूँ ना, एक अनजान बंदा, मान लो मैं किसी शॉप के अंदर बैठा हूँ एंड कोई अनजान बंदा शॉप के अंदर एंटर होता है ना, तो मेरी नज़र सीधा उसके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ही जाती है कि ये क्या करना चाह रहा है, इसका क्या इंटेंशन हो सकता है। बेशक मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचने लग जाता हूँ कि ये क्या चाहता है यहाँ पर आकर, इसको क्या हो सकता है, ये क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ गलत हो सकता है। वो सारी चीज़ें एक साथ माइंड में घूमने लग जाती हैं। हमारा आज का तीसरा सवाल पूनम सिंह का। आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो सिंस लास्ट ईयर। मैं आपके पुराने वीडियोज़ भी देखती हूँ। यू एक्सप्लेन सो वेल। जब मैं आपके कोई वीडियो सुनती हूँ तो लगता है कि हम भी उसी मिस्ट्री का हिस्सा हैं। माई क्वेश्चन इज़, क्या आपकी टीम है या आप खुद ही सब हैंडल करते हो वीडियोस बनाने में? थैंक यू सो मच पूनम। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मैं कोई एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो मैं खुद उस चीज़ को ऐसे फील करने लग जाता हूँ जैसे कि मैं खुद वहाँ मौजूद हूँ, एंड इसी टाइप से मैं लिखता हूँ। सो आपका जो सवाल है कि क्या मैं अकेला हूँ या फिर मेरी टीम है, तो इसका ये डिपेंड करता है कि वर्कलोड कितना है। देखिए, बहुत जब ज़्यादा कुछ होता है तो मैं पोर्टेबल टाइप से कुछ, आप मान लीजिए कि हाँ, लड़के हायर कर लेता हूँ एंड वो मेरा काम कर देते हैं। एंड वो देखो यार, मुझे मज़ा नहीं आता कोई और आकर मेरा काम करे स्पेशली, लेकिन फिर भी हाँ, कई बार हायर करने पड़ जाते हैं तो मैं रख लेता हूँ, एंड कई बार मैं अकेले भी कर लेता हूँ। ये सारा काम मुझे अकेला करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने अकेला ही सब कुछ किया था। वो बेस ही मेरा अकेले का है, ज़ीरो से शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी कर लेता हूँ ये काम भी। हमारा आज का चौथा सवाल देजावू का। भैया, आपके कमेंट पढ़ने में भी एंटरटेनमेंट होता है। वैसे मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला, आप ये सारा डाटा स्टोरी के लिए कहाँ से लाते हो? बाय द वे, आई रिकमेंड यू टू ऑल्सो एक्सप्लेन सम एनालॉग हॉरर स्टोरीज, वो भी डरावनी होती हैं। एंड दूसरा सवाल, आप कहाँ के रहने वाले हो? आपके दूसरे सवाल का जवाब तो है कि मैं हरियाणा से हूँ एंड मैं यहीं का रहने वाला हूँ, शुद्ध देसी ब्राह्मण। एंड पहले सवाल का जवाब कि मैं कहाँ से सारा डाटा लेकर आता हूँ, देखिए सारा कुछ इंटरनेट के ऊपर ही पड़ा है। बाकी कुछ एक सोर्सेज हैं जो मैंने इतने लंबे टाइम में बिल्ड किए हैं, अलग अलग लोगों से, अलग अलग देशों के, स्पेशली वहाँ के कुछ हैं। आप ये तो कह लीजिए कि या तो वो राइटर हैं या फिर वो ऐसे अंदर के डीप जुड़े हुए इन चीज़ों से लोग हैं जो मुझ तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं बहुत ही सरल भाषा में, एंड मैं उनको लिख कर आप तक पहुँचाता हूँ। सो वो एक तरीका है मेरा। एंड ये चीज़ें आपको इंटरनेट के ऊपर थोड़ी बहुत तो मिल जाएंगी, लेकिन सारी नहीं मिलेंगी। जो सारी मिलेंगी वो मेरे सोर्सेज के पास मिलेंगी। सोर्सेज वाली इन्फॉर्मेशन प्लस इंटरनेट वाली इन्फॉर्मेशन को मिलाकर एक वीडियो तैयार होती है जो आप देख कर जाते हो। हमारा आज का पांचवा सवाल रीनो शॉर्ट्स का। मैं रानी फ्रॉम कराची। डियर विकी सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच रानी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। डियर सर, आपके कितने बच्चे हैं? एंड आपकी वाइफ बहुत लकी है जिससे आप जैसे ग्रेट पर्सन मिले हैं। लव यू डियर, प्लीज़ पिक माई कमेंट, ज़रूर पिक कर लेना। थैंक यू सो मच रीनो। एंड आपने पूछा कि मेरे कितने बच्चे। मेरी एक गुड़िया है, 2 साल की अभी हुई है वो। एंड हाँ, बहुत प्यारी है, सभी बहुत प्यारे हैं। एंड ये तो आपका नज़रिया है, आपका प्यार है कि आप मुझे अच्छा मानते हैं, अच्छा बोलते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आपके जैसा एक आम सा इंसान, आम सा लड़का। आप भी ऐसे ही एक आम से जो मेरी वीडियोस देखते हैं। हम सब के अंदर जो मेरी वीडियोस देखते हैं या फिर मुझ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं भी आपके जैसा हूँ, आप भी मेरे जैसे हैं, नॉट ए बिग डील। एंड हाँ रीनो, मुझे याद है कि मैंने आपके कमेंट को एक बार शाउट आउट भी दिया हुआ है। सो शाउट आउट तो अब नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपका कमेंट जरूर पिक कर लिया। खैर, ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ अगर आप मुझसे स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ तो वो ले सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम के ऊपर मैं ऐसी स्टोरीज को रील फॉर्मेट में डालता हूँ, तो आप और कुछ बकवास देखने की जगह अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, मज़ा भी आएगा। तो आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट व्लॉग्स फैन को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।